एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। आज हम करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में सारी पोइट्री जितनी भी हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर हैं, सबकी एक्सप्लेनेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नोज हम स्टार्टिंग से एकदम करेंगे, लास्ट से नहीं कर रहे, स्टार्टिंग से सारी पोइट्रीज करेंगे। हमारे टोटल 10 पोइट्रीज है, 10 की 10 आज हम इसी एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। तो मैं ना आपको बताती हूँ इस स्टैंजा में क्या होता है। ये बड़ी इजी पोएम्स है सारी ही, तो जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी रुकने नहीं वाले बीच में। इस स्टैंजा में क्या बताया गया है कि पोइट जो है ना बता रहे हैं कि एक ना छोटा सा इंसिडेंट हुआ है उनके साथ, जिसने उस छोटे से इंसिडेंट ने उनका मूड चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? मूड चेंज कर दिया है। ये बस याद रखना आप। एक बार क्या होता है, पोइट जो होता है ना डिप्रेस मूड में होता है, बहुत ही होपलेस होते हैं। होपलेस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है। तो एक बार ना पोइट क्या हो रहे होते हैं, किसके नीचे से जाते हैं? हैमलॉक ट्री के नीचे से निकल ही रहे होते हैं। हैमलॉक ट्री क्या होता है? हैमलॉक ट्री होता है पॉइजनस ट्री। पॉइजनस ट्री जिसपे कुछ वाइट फ्लावर्स होते हैं। बोला जाता है कि अगर तुम इसके नीचे से निकलोगे तो मतलब अलग अलग जो है ना मिथ्स बना रखे हैं। मिथ्स जो होते हैं ना, मिथ्स का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं कि टंकी पे अगर वो उग जाता है पीपल का पेड़ तो वो भी अच्छा नहीं होता, बरगद नहीं होती, पैसे वैसे रुक जाते हैं आना। तो ऐसे मतलब अपने आप से मिथ्स बना रखे हैं। वैसे ही हैमलॉक ट्री को भी एज अ नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे लिया गया है और क्रो को भी एज अ नेगेटिव इफेक्ट लिया गया है। तो अगर आपसे कोई भी पूछ लेगा कि क्या चीज़ है जो यहाँ पे सिंबोलिज्म का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो आप बता देना हैमलॉक ट्री और क्रो ही ऐसे दो सिंबल्स हैं जो कि जनरली एसोसिएट करे गए हैं नेगेटिव इमोशंस और एस्पेक्ट्स की तरह। लेकिन जो पोइट है इनको एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पे डाल रहे हैं, इन दोनों ही सिंबल्स पे। कौन से दोनों सिंबल्स? क्रो और हैमलॉक ट्री को एक पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं पोइट। तो इस स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है कि एक छोटा सा इंसिडेंट जो है पोइट का मूड चेंज कर देता है। पोइट जो होते हैं डिप्रेस मूड में होते हैं और होपलेस होते हैं बहुत ज़्यादा। उनको वो ना इसके नीचे से निकल ही रहे होते हैं, हैमलॉक ट्री के नीचे से। सडनली एक क्रो जो होता है ट्री के ऊपर आके बैठ जाता है। क्या होता है? जो क्रो होता है वो ट्री के ऊपर आके बैठ जाता है और ट्री पे थोड़ा सा क्या होती है, मूवमेंट होती है, शूक हो जाता है, शेक हो जाता है ट्री। शूक का मतलब शेक हो जाना, हिल जाना। जैसे अगर क्रो ट्री के ऊपर क्रो आके बैठा तो थोड़ी सी मूवमेंट हुई, ट्री में क्या हुई? मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से क्या था, ट्री के ऊपर जो भी स्नो थी, जो भी कुछ पाउडरी जो स्नो थी, वो क्या हुआ, पोइट के जो है बॉडी पे आके गिर गई। ये बता रखा है फर्स्ट स्टैंजा में। अब आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ठीक है, आप लोग ना बोर मत होइएगा। मैं आपको ना ऐसे पोइट्रीज पढ़ाऊंगी कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे और मैं जल्दी जल्दी सारी पोइट्रीज को ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये आधे घंटे की वीडियो है, आधे घंटे में आपकी सारी पोइट्रीज मैं ख़त्म करने की कोशिश करने वाली हूँ। तो इसी में वीडियो में बने रहना। ठीक है। हैज़ गिवन माई हर्ट, उसने मेरा दिल जीत लिया। किस चीज़ ने मेरा दिल जीत लिया? जब क्रो आके बैठा उस ट्री पे और जब वो कुछ पाउडरी स्नो जब पोइट के ऊपर गिर जाती है तो क्या होता है, पोइट का जो मूड था, पहले डिप्रेस मूड में थे, होपलेस थे, लेकिन जब ही उनके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ तो उनका मूड किस में चेंज हो गया? हैप्पीनेस में चेंज हो गया। अर्लियर वो पहले डिप्रेस मूड में थे और सैड मूड में थे, लेकिन अब वो क्या है, अब जब उनके साथ इंसिडेंट हो चुका है तो वो कैसे हो गया है, उनका मूड चेंज हो गया है हैप्पीनेस में। अब पोइट क्या बताते हैं? पोइट बोलते हैं कि मैं अगर मेरे साथ इंसिडेंट ना हुआ होता ना तो मैं अपना पूरा दिन जो है सैडनेस में बिता देता। तो मैं फिर ना अगर पूरा दिन सैडनेस में बिता देता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने ही ऊपर रिग्रेट फील होता कि आज तो मैंने कुछ भी एक नया काम नहीं करा। तो वो बताता है कि इस इंसिडेंट ने मेरा कुछ समय बचा लिया, मेरा दिन ख़राब होने से मेरा कुछ समय बचा लिया, कि अब मुझे रिग्रेट फील नहीं होगा। देखो आधे दिन तो जो मैंने ऐसे ही डिप्रेस मूड में बिता दिया, लेकिन जो आधा दिन बचा है उसको मैं क्या करूँगा, रिफ़्रेश तरीके से उसको यूटिलाइज़ करूँगा। आई होप आपको ये पोइट्री समझ में आई होगी। इस पोइट्री में बस इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोइट्री की तरफ। नेक्स्ट पोइट्री है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस भी एक बहुत ही अच्छी सी पोएम है जिसमें आइडिया एक्सप्रेस करा गया है कि हमारी जो वर्ल्ड है वो दो तरीके से एंड हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी वर्ल्ड के दो कॉजेज़ बता रखे हैं जिससे हमारी वर्ल्ड ख़त्म हो सकती है। पहला कॉज बता रखा है फायर और दूसरा कॉज बता रखा है आइस। ठीक है, यहाँ पे फायर का मतलब आग और आइस का मतलब बर्फ़ बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है अभी बताऊँगी मैं आपको यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। ये ना एक तरीके की सिम्बॉलिक पोएम है। आप अपने आंसर जब फॉर्म
करके आओगे तो आपके लिखोगे द फायर एंड आइस पोयम इज़ अ सिम्बॉलिक पोयम एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऐसे अच्छे तरीके से लिख के आना। मैं आपको बताती हूँ इन लाइन्स में क्या बता रहे हैं पोइट जो है अपने व्यूज़ को एनालाइज करते हुए बोलते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड है वो दो पॉसिबल कॉजेज़ के तरीक़ों से एंड हो सकती है। पहला कॉज क्या है? पहला कॉज है फायर। यहाँ पे पोइट जो है पहले स्टैंजा में बता रहे हैं कि some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इनका मतलब है, पोइट कहते हैं कि जो कुछ हिस्सा जो है ना वर्ल्ड का वो ख़त्म होगा फायर से। कुछ हिस्सा नहीं, सॉरी, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड है वो ख़त्म होगी फायर से, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी वर्ल्ड ख़त्म होगी आइस से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, प्लीज़ बच्चे इस मैसेज को इग्नोर करना। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मेरे एक्सपीरियंस से, पोइट अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगी तो मैं जो है फायर को ही चूज़ करूँगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि पोइट ने फर्स्ट स्टैंजा में सिर्फ फायर को क्यों चूज़ किया, तो आपको फायर का मतलब बताना होगा कि फायर को एज अ सिंबॉलिक पोएम के तरीके से यहाँ पे पोइट ने क्या माना है। ठीक है, यहाँ पे आप पोइट ने क्या मान रखा है, आपको उसी तरीके से उसको सिंबलाइज करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे फायर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है, किस चीज़ से सिम्बलाइज करा गया है। फायर को रिप्रेजेंट किया गया है एक्सट्रीम डिज़ायर से, एंगर से, ग्रीड से, लालचीपन से। मतलब यहाँ पे फायर को बोला गया है सेल्फिशनेस से, जो लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, लोगों की इच्छाओं से जो है हमारी वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगी। तो लोगों की इच्छाओं को जो है फायर से क्या करा गया है, आप बोल सकते हो फायर का कंट्रास्ट दिया गया है। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड स्टैंजा पे। बट इफ़ इट हैड पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सॉरी, मैंने आपको फायर का तो बता दिया ना, अब मैं 1 मिनट में आपको आइस का भी बता देती हूँ। आइस को रिप्रेजेंट किया गया है ह्यूमन इमोशंस ऑफ हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। आइस को किससे करा गया है कंट्रास्ट? आइस का कंट्रास्ट करा गया है, कंपैरिजन करा गया है नफरत से, इंटॉलरेंस से। इंटॉलरेंस का मतलब भी क्या होता है? नफरत। पोइट बताते हैं मेरे एक्सपीरियंस से जो वर्ल्ड है वो ख़त्म होगी फायर की वजह से, और जो बच्चे कुछ लोग जो हैं जो फायर को जो है फायर के फेवर में है, मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा। पोइट अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताते हैं। अब स्टैंजा 2 में क्या है? बट इफ इट हैड पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं? अगर हमारी वर्ल्ड को 2 बार एंड होना होगा, अगर हमारी वर्ल्ड को 2 बार एंड होना होगा, तो पहली बार तो वो किससे होगी डिस्ट्रॉय? फायर से होगी, और दूसरी बार वो कम्प्लीटली किससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी? आइस से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पोइट का मतलब पोइट जो है आइस को क्या किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? हेट्रेड से, नफरत से। पोइट बोलते हैं कि जो है आइस जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है फायर से। आइस जो है, नफरत जो है वो ज़्यादा पावरफुल है लोगों की इच्छाओं से। ह्यूमन बींग्स के अंदर नफरत जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब नफरत जो है इतनी भर रखी है, अगर लोगों के दिलों में इतनी नफरत है लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, कि अगर वो ख़त्म करना चाहे तो वो उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के उसको नहीं चला सकते ना, लोगों के हर्ट्स को नहीं चला सकते। उनके कहने का मतलब यही है। तो वो बोलते हैं कि ये हम अगर कितनी भी कोशिश कर लें नफ़रत को ख़त्म करने की, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बची ही रहेगी। पोइट बोलते हैं कि आइज़ और हेट्रेड दोनों ही सफिशिएंट है हमारी वर्ल्ड को एंड करने के लिए। द पोइट थिंक्स दैट आइज़ और हेट्रेड विल बी सफिशिएंट टू ब्रिंग एन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। आई होप आपको ये वाली पोइट्री भी समझ में आई होगी। याद रखना यहाँ पे दोनों ही पोइट के नेम सेम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोइट्री, अ टाइगर इन द जू। यहाँ पे जो पोइट हैं वो बता रहे हैं, वो कंट्रास्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस हो रहा है। 2 चीज़ों के बीच में, मतलब उन 2 चीज़ों में आता है एक केज्ड वाला टाइगर, मतलब 2 एनिमल्स को बोल सकते हैं यहाँ पे कंट्रास्ट किया गया है। एक तो जो केज के अंदर टाइगर बंद है, और एक जो अपने नेचुरल हैबिटेट में जंगल में टाइगर जो रहता है। इन दोनों के बीच में इसमें डिफरेंस करा गया है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। इन लाइंस में पोएट ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो केज के अंदर टाइगर है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब जिस टाइगर के ऊपर ब्राइट और क्लियर स्टेप्स होंगी, क्लियर स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स का मतलब धाराएं हैं,
क्या बता रहे हैं, जो केज वाला टाइगर है, जो केज के अंदर टाइगर बंद है, उसकी बॉडी पे क्या है, ब्राइट और क्लियर स्टेप्स हैं। केज जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो टाइगर कुछ ही जो स्टेप्स हैं वो चढ़ पाता है। उस केज के अंदर कुछ ही स्टेप जो है टाइगर चल पाता है। जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक्स का मतलब होता है धीरे धीरे। उसकी बॉडी पे जो है क्या है, ब्राइट और क्लियर स्ट्रिप्स हैं टाइगर के। जो केज के अंदर टाइगर बंद है, केज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज का मतलब है केज बहुत ज़्यादा छोटा है और टाइगर हार्डली कुछ ही स्टेप्स उसकी चौड़ाई से, मतलब जितनी चौड़ाई है केज की उसी के हिसाब से वो जो टाइगर है हार्डली कुछ ही स्टेप्स चल पाता है। आगे क्या बताया, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स क्या होते हैं, पैर। पैर जो है टाइगर के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक अ वेलवेट। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट का मतलब है वेलवेट, जो मलमल का कपड़ा होता है, उसी की तरह उसके जो टाइगर के पैड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। एंड हिज क्वाइट रेज। रेज क्या होता है, गुस्से तरीके से वो उसके अंदर जो है केज में रह रहा है। ओके जब वो चलता है ना, इतने सॉफ्ट उसके पैर हैं, जब भी वो चलता है तो उसके फुट स्टेप्स की बिल्कुल भी किसी भी इंसान को आवाज़ नहीं सुनाई देती है। ओके एंड टाइगर जो है ना इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। उसका यहाँ पे जो है नेचर भी बता रखा है, नेचर नहीं मतलब उसके मूड के बारे में भी बता रखा है कि वो क्या केज के अंदर रह के खुश है, बिल्कुल नहीं। वो केज के अंदर रह के बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एंग्री है। एंग्री है मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो हेल्पलेस है इस सिचुएशन में, वो हेल्पलेस है, इसलिए वो चुपचाप बैठ रखा है। अब आते हैं स्टैंजा 2 पे। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब क्या होता है, हाइडिंग। अब यहाँ पे पता है इस स्टैंजा में कौन से वाले टाइगर की बात हो रही है, जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है। मतलब कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए टाइगर को। टाइगर को केज में थोड़ी ना बंद कर दोगे भाई। वो एक आप बोल सकते हो वो एक नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहता है ना, वो एक नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहता है। वो इस लाइफ में इसलिए थोड़ी ना आया केज के अंदर बंद होने के लिए, वो तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट जंगल है वो वहाँ पे रहना चाहता है। तो अगर वो जंगल में होता तो वो क्या करना चाह रहा था, ये स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 में बता रखा है। ओके क्या बताया, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। इन लाइन्स में पोइट जो है वो बता रहे हैं कि टाइगर जो है ना वो अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्रीली रहना चाहता है। वो शैडो के पीछे छुप जाता है। अब वो शैडो के पीछे छुपना चाहता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। बड़ी बड़ी घासों के पीछे छुपना चाहता है, बड़ी बड़ी घासों की शैडो के पीछे छुपना चाहता है। नियर द वाटर होल। उसी के पास एक बहुत बड़ा सा वाटर होल भी है। वेयर प्लम्प डियर पास। जब डियर जो है जब वो उस वाटर होल में से पानी पीने आएगा तभी जो है वो टाइगर जो है उस डियर का शिकार करेगा। क्योंकि क्या करना है, एक हैवी मील चाहिए, एक हैवी मील चाहिए टाइगर को। पोइट जो है यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल लाइफ जो है ना टाइगर की वो जंगल में है, केज के अंदर नहीं है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नाउ कम टू स्टैंजा 3। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब यहाँ पे इन लाइंस में क्या पोइट एक्सप्लेन कर रहे हैं, पोइट बताते हैं कि टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है, अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा तो वो क्या क्या चीज़ें करेगा, क्या क्या चीज़ें वो करेगा। सबसे पहले तो स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है, स्नार्लिंग का मतलब होता है रोरिंग। रोरिंग मतलब दहाड़ना। जब शेर दहाड़ता है, टाइगर जब दहाड़ता है तो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू हिम मतलब पोइट के हिसाब से वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक फ्री टाइगर जो है दहाड़ सकता है। और जब भी वो दहाड़ेगा तो जंगल के किनारों पे जो हाउसेस हैं वहाँ तक भी उसकी आवाज़ पहुँचेगी। तो वो अपने क्या दिखाएगा, अगर वो उन्हें अपने शार्प वाइट टीथ दिखाएगा या अपने क्लॉज दिखाएगा, वाइट टीथ, यहाँ पे वाइट टीथ, वाइट फैंग्स जो है ना, फैंग्स वो टीथ ही होते हैं, फैंग्स का मतलब है टीथ है, और क्लॉज का मतलब होता है पाँव, पॉ, PAW, पॉ, पॉ होते हैं पैड्स, पैर ही बोल रखा है, पैर ही होते हैं पॉज। तो यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं, पोइट बताते हैं कि जब भी वो रोर करेगा, जब भी वो चिल्लाएगा तो उसके वो शार्प वाइट टीथ दिखेंगे एंड वो कभी भी जंगल के एजेस पे जो हाउसेस हैं वो वहाँ पे कभी भी आ सकता है और विलेजर्स को डरा सकता है, ठीक है, और उनका भी शिकार कर सकता है। वो ये सब करना चाहता है जो है केज टाइगर नहीं, जो हमारे नेचुरल हैबिटेट में टाइगर जो रह रहा है उससे जो पोइट कंपेयर कर रहे हैं।
अब आते हैं स्टैंजा 4 पे। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो तो एक कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, लेकिन वो जो बार्स के पीछे जो केज टाइगर, जो केज में जो टाइगर है, उस केज के जो बार्स हैं, उस बार्स के पीछे जो वो टाइगर अंदर जो बैठा हुआ है, उसकी वो स्ट्रेंथ का कोई, वो उसकी स्ट्रेंथ जो है यूज़लेस है। सीरियसली उसकी स्ट्रेंथ जो है वो यूज़लेस है, किसी काम की नहीं है। क्या ही कर लेगा वो उस स्ट्रेंथ का, अपनी उस स्ट्रेंथ का क्या ही यूज़ कर लेगा उस कॉन्क्रीट सेल में। कॉन्क्रीट सेल को वो नहीं तोड़ सकता है ना। तो वो बेचारा उसी केज के अंदर जो है, केज वाला जो टाइगर है, उसी के अंदर बहुत ज़्यादा एंग्री रहता है। पोइट एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो टाइगर है ना, जंगल वाला, वो बहुत ज़्यादा फ्रीली है, लेकिन जो केज वाला टाइगर है वो फ्रीली नहीं है। वो क्या है, वो कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड है। उसकी जो स्ट्रेंथ और पावर है, उसका कोई भी यूज़ नहीं है उस केज के बार्स के पीछे। वो केज में उतना ही मूव कर सकता है जितना उसको रिक्वायरमेंट, उसमें स्पेस दिया गया है। और जितने भी आते जाते लोग हैं वो सारे उसको इग्नोर करते हुए जा रहे हैं, जो कि कंटिन्यूसली वहाँ पे विजिट कर रहे हैं उसी ज़ू में। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 5 पे। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. इस लाइन में बताया गया है कि पोइट बोलते हैं कि इवन एट नाइट, नाइट के वक्त पे भी टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं। टाइगर जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। डिस्टर्ब क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको क्या सुनाई देती हैं, किसकी सुनाई देती है रात को आवाज़? पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स कहाँ पे आती हैं? ज़ू में आती हैं, चेक करने कि कभी कोई एनिमल जो है भाग तो नहीं गया है, मतलब ज़ू से मतलब वहाँ केज में से निकल के कभी बाहर तो नहीं निकल गया है, कहीं भाग तो नहीं गया है। तो ये चेक करने आती हैं पेट्रोलिंग कार्स। अब टाइगर जो है ना, अब यहाँ पे एक और चीज़ बता रखी है लास्ट की 2 लाइन्स में। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स का मतलब है, जब भी टाइगर जो है ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है जो स्काई में चमक रहे हैं, अगर जब भी टाइगर उन ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है तो उसकी आइज़ जो है वो भी ब्रिलियंट हो जाती हैं। ब्रिलियंट मतलब उसकी आंखों में भी एक अलग ही चमक दिखती है, जो कि जगाती है कि उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। वो भी इसकी मतलब वो भी होप कर रहा है, वो उसको भी ये चीज़ चाहिए कि उसको भी आज़ादी चाहिए, उसको इस केज टाइगर के अंदर बंद रहना नहीं है। तो यहाँ पर ही जो है ये वाली पोइट्री भी ख़त्म हो जाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट पोइट्री। तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पोइट्री चैप्टर, पोइट्री नंबर 4 बाय कैरोलिन वेल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। तो ये पोएम बहुत ज़्यादा ना ह्यूमरस है। ये पोएम बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है और इस पोएम में हम ना जानने वाले हैं डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। थोड़ा फियरफुल एनिमल्स भी हैं उनमें, जैसे कि हम क्या इनके कौन कौन से एनिमल्स के बारे में पढ़ लेंगे, एक बार मैं आपको वन शॉट में बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसाइटिक लॉयन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बंगाल टाइगर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हाँ ये लेपर्ड के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे बियर के बारे में, देन ये हाइना है, एंड ये क्रोकोडाइल है, इसके बारे में पढ़ेंगे, एंड लास्ट है चमेलियन। तो जल्दी से